हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का विघटन समझाने जा रहा हूं, जो कि सीबीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड, अदर स्टेट्स बोर्ड, बीकॉम, एमकॉम, सीए आदि के सिलेबस में है। तो आइए शुरू करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का विघटन। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म is closed or discontinued and the firm is bound up, that is dissolved। साझेदारी फर्म के विघटन से आशय है कि जो भी साझेदारों का व्यापार है, जो फर्म है, उसे जो है डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और फर्म को बंद कर दिया जाएगा एवं व्यापार को बंद कर दिया जाएगा। ये क्रिया जो है वो डिसॉल्व या विघटन या डिसोल्यूशन कहलाती है। In the other hand, dissolution of partnership means change in the relationship amongst the partners, but the firm continues। इसके दूसरी ओर dissolution of partner का मतलब होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कुछ ना कुछ चेंज कर दिया जाता है और फर्म जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है, तो उसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म ही बंद हो जाती है, व्यापार को बंद कर दिया जाता है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स के जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होते हैं उन्हें चेंज कर दिया जाता है और फर्म चलती रहती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप का अर्थ होता है जो भी पार्टनर थे उनकी पार्टनरशिप में जो रेशो थे वो चेंज हो गए हैं, और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का अर्थ हुआ कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो गई है और उन पार्टनर्स का जो बिजनेस है वो भी बंद हो गया है, जिसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म चलती रहती है और पार्टनर्स के जो रेशो होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो चेंज हो जाते हैं, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म ही बंद हो जाती है, फर्म का जो है वो समापन हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है। इन दिस कंडीशन ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड आफ्टर दैट सेटल्ड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस कंडीशन में जो भी फर्म की संपत्तियां होती हैं उन संपत्तियों को बेच दिया जाता है और उसके पश्चात बाहरी दायित्वों को भुगतान कर दिया जाता है, पार्टनर्स के लोन का पेमेंट कर दिया जाता है, फिर जो भी राशि बचती है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में मेन डिफरेंस ये है कि पार्टनरशिप फर्म का अगर डिसोल्यूशन होता है तो व्यापार बंद कर दिया जाएगा, और पार्टनरशिप का केवल डिसोल्यूशन होता है तो जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होंगे पार्टनर्स के वो चेंज कर दिए जाएंगे, व्यापार चलता रहेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। एक फर्म का किन किन तरीकों से डिसोल्यूशन यानी विघटन किया जा सकता है। तो फर्स्ट है हमारा बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। जो भी पार्टनर्स हैं वो आपस में अगर ये ठहराव करते हैं कि अब हम लोग इस व्यापार को नहीं चलाएंगे, तो अगर सभी लोगों की सहमत हो जाती है तो ये लोग उस व्यापार को बंद कर सकते हैं। सेकंड है हमारा कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अनिवार्य समापन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ए और बी दो बिजनेसमैन हैं या पार्टनर हैं और उसमें बी की डेथ हो जाती है तो केवल ए रह जाएगा, और फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए कम से कम दो लोगों का होना आवश्यक होता है, तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। थर्ड है हमारा बाय नोटिस, सूचना के द्वारा। यदि जो भी फर्म के साझेदार हैं उनमें से कोई भी साझेदार
यदि अन्य साझेदारों को इस आशय का नोटिस देता है कि अब हम लोग इस व्यापार को नहीं चलाएंगे, तो इस कंडीशंस में भी डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 4 है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। यदि कोई एक घटना घटित होती है, कोई निर्धारित घटना घटित होती है, तो उसके पश्चात भी फर्म का समापन हो सकता है या फर्म का विघटन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि साझेदारों ने पार्टनरशिप डीड बनाते समय ये उसमें मेंशन किया कि हमारा जो टाइम ऑफ द फर्म रहेगा वो 2 ईयर रहेगा, तो 2 ईयर के बाद उस फर्म को समापन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 5 है हमारा डिसोल्यूशन बाई कोर्ट, न्यायालय द्वारा समापन। यदि न्यायालय ये समझता है कि इस व्यापार का चलाया जाना अब उचित नहीं है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या अनसाउंड माइंड हो जाता है, या इंसॉल्वेंट दिवालिया हो जाता है, या उस फर्म के द्वारा जो एक्टिविटीज की जा रही हैं वो समाज के अहित में है या विरोध में है, या वो व्यापार इलीगल हो गया है, तो उस केस में कोर्ट और भी ऑर्डर कर सकता है कि इस फर्म का समापन कर दिया जाए। तो नेक्स्ट आता हमारा जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब जब फर्म का समापन होता है, फर्म का जब व्यापार बंद हो जाता है, तो हमारी जो भी एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह हैं, इनका सबका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, संपत्तियों को बेचना पड़ेगा, और जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उनका पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में फर्म की पुस्तकों में जो भी लेखे किए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। तो जो फर्म की एसेट्स यानी और लायबिलिटीज यानी बैलेंस शीट होती है, सबसे पहले हम लोग उस बैलेंस शीट को खत्म करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारी की जाती है फॉर ऑल रियल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट साइड में जो भी रियल एसेट्स होती हैं कैश और बैंक को छोड़कर, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, डेटर्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह है, तो इन सबको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसकी एंट्री की जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड एसेट्स अकाउंट। रिलेटेड एसेट्स अकाउंट के प्लेस पर यहाँ पर एसेट्स के जो नाम हैं वो डिस्क्लोज कर दिए जाते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग टू प्लांट एंड मशीनरी टू फर्नीचर एटसेट्रा। नेक्स्ट एंट्री हमारी एंट्री नंबर 2 की जाती है फॉर फिक्टिशियस एसेट्स ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट्स जो दी होती है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस एसेट साइड में दिया होता है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह दिया होता है, उसे ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में उनके ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में कर दिया जाता है, जिसकी एंट्री की जाती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3 फॉर ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज यानी बाहरी दायित्व होते हैं, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह, इन सबको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाता है, जिसकी एंट्री की जाती है रिलेटेड एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिलेटेड एक्सटर्नल लायबिलिटीज के प्लेस पर आ जाएगा हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट वगैरह, ये नाम यहाँ पर डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री नंबर 4 है हमारी फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड वगैरह दिया होता है, तो उस पर जो होल्ड होता है, उन पर जो राइट होता है वो किनका होता है? पार्टनर्स का होता है, क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, पास्ट ईयर्स में उन्होंने उस पैसे को बचा के चले हैं, तो उस पैसे को ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में उनके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसकी निम्न एंट्री की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर रिजर्व फंड भी है तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5 फॉर एसेट सोल्ड फॉर कैश। जो भी फर्म की एसेट्स होती हैं, अगर उन्हें नगद बेचा जाता है तो उसकी एंट्री की जाती है हमारी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर उन संपत्तियों को किसी साझेदार ने ले लिया है तो ये एंट्री की जाएगी फॉर एसेट्स टेकन बाय द पार्टनर्स रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सपोज अगर ए ने कोई एसेट्स ली है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री हो जाएगी।
अगर बी ने ली है तो बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एंट्री नंबर 7, फॉर एक्सटर्नल लायबिलिटीज पेड बाय द फर्म। जो भी फर्म की एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं, क्रेडिटर, बीपी आदि, उनका अगर फर्म पेमेंट करती है तो उसकी एंट्री हो जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और अगर उन लायबिलिटीज का पेमेंट किसी पार्टनर ने किया है तो नेक्स्ट एंट्री नंबर 8, फॉर एक्सटर्नल लायबिलिटीज पेड बाय द पार्टनर्स। बाहरी दायित्वों का साझेदार द्वारा भुगतान करने पर एंट्री हो जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर ए ने पेमेंट किया है तो एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, अगर बी ने पेमेंट किया है तो बीच कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है हमारी एंट्री नंबर 9, फॉर पार्टनर्स लोन पेड बाय द फर्म। अब जब एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमारी पेमेंट हो जाती है तो उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन का फर्म के द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है। तो पेमेंट करने पर एंट्री की जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हमारी 10, फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। अब जब फर्म का विघटन होता है यानी डिसोल्यूशन होता है तो इस प्रोसीजर में कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। अगर उन खर्चों का पेमेंट फर्म ने किया है तो उसकी जर्नल एंट्री की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और अगर उन खर्चों का पेमेंट किसी पार्टनर ने किया है तो एंट्री नंबर 11, फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर, उस केस में एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर अगर ए ने पेमेंट किया है तो टू एज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा और अगर बी ने पेमेंट किया तो बीच कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री नंबर, इतनी एंट्रियों को करने के पश्चात सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को बंद कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट एंड इट्स बैलेंस प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज। अब यहां तक जो हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज की हैं, सारे ट्रांसैक्शन कर लिए, सभी एसेट्स को सेल आउट कर दिया है, सभी एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया है और पार्टनर लोन का भी पेमेंट कर दिया है, और कोई भी जब इंफॉर्मेशन बकाया नहीं रहती है तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करते हैं। और रियलाइजेशन अकाउंट का अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आता है, क्रेडिट का टोटल कम आता है तो उसे डेबिट बैलेंस कहेंगे जो कि लॉस कहलाता है। और अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल कम है, तो जो बैलेंस निकलेगा वो हमारा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कहलाएगा जो कि क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उस केस में इस प्रॉफिट और लॉस को जो भी ऑल पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसकी एंट्रियां की जाती हैं। एंट्री नंबर 12 है, फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर रेशो। तो अगर प्रॉफिट निकलता है तो उस केस में एंट्री हो जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस निकलता है हमारा तो एंट्री नंबर 13, फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस केस में एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर सपोज ए और बी हैं तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर ए बी सी 3 है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी जो भी प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन का निकलेगा उसे जितने भी हमारे पार्टनर होते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब एंट्री नंबर 14, फॉर फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट पेड बाय द फर्म। अब जो भी पार्टनर का सभी एडजस्टमेंट होने के बाद बैलेंस निकलता है, अगर वो क्रेडिट का बैलेंस है यानी क्रेडिट का टोटल ज्यादा है कैपिटल का, डेबिट का कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर का पैसा फर्म के ऊपर चाहिए, तो फर्म उस अमाउंट को पेड कर देती है जिसकी एंट्री की जाती है रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इसके विपरीत अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट का बैलेंस कम है तो उसकी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल कहलाती है या डेबिट बैलेंस कहलाता है, तो उसकी एंट्री की जाती है एंट्री नंबर 15, फॉर डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय द पार्टनर
अकाउंट, इसकी एंट्री हो जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो भी एंट्रीज हमने की हैं उन एंट्रियों से हम लोग नेसेसरी अकाउंट्स भी बनाते हैं। तो जो भी डिसोल्यूशन प्रोसीजर में मैक्सिमम जो अकाउंट्स बनते हैं वो अकाउंट उन अकाउंट्स को बनाने का और उनके बंद करने का जो क्रम है वो इस प्रकार है, सीक्वेंस ऑफ अकाउंट्स क्रिएशन एंड क्लोजिंग। नंबर 1 पर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं जिसे वसूली खाता भी कहते हैं। नंबर 2 पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं, साझेदार का ऋण खाता बनाते हैं। नंबर 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते बनाते हैं। नंबर 4 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बनाते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर एवं लाइक करना न भूलें। डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर फॉर कोचिंग एंड कोर्स। अगर आप लोगों को कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग चाहिए या आप लोगों को कोई भी कोर्स चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर पर कॉमर्स बाई डॉक्टर जितेंद्र सर ऐप को डाउनलोड कर लें। और फिर भी यदि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8923000644 पर। और अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में या किसी भी तरह की वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन कमेंट कर सकते हैं, और मैं जैसे ही पॉसिबल होगा आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।